आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में कि फ्लेम का क्या स्ट्रक्चर होता है। हमने बाकी इसके पहले की सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से देख ली। इसके बाद हम देखेंगे फ्लेम क्या है और फ्लेम का क्या स्ट्रक्चर है। तो हमारा टॉपिक है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो हम इससे शुरुआत करते हैं आज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम क्या है। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये डायग्राम हमने क्यों बनाया और किस पर्पज़ के लिए हमने इसे बनाया है। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स। सो फ्लेम्स ऐसी सब्सटेंस हैं जो वेपराइज होकर बनती हैं। मान लीजिए आपने मोमबत्ती जलाया, अब वो मोमबत्ती में जो वेपर थे, जो वैक्स था, वो भाप बनके और वेपराइज होने लगा, वो भाप बनने लगा और उससे क्या प्रोड्यूस हुई, उससे प्रोड्यूस हुई फ्लेम्स। यानी वो फ्लेम्स इस तरह का आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। जैसे भी आप कैंडल जलाएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, ये क्या है, एक फ्लेम है। आप इसे समझ सकते हैं कि एक फ्लेम का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल जब भी आप देखे होंगे कि लैंप वगैरह में केरोसिन ऑयल डालकर जलाया जाता है तो उसमें फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं। ब्लू कलर की सबसे ऊपर हमें नॉन ल्यूमिनस पार्ट दिखता है, फिर हमें नीचे और येलोइश पार्ट दिखता है, बीच में थोड़ा सा रेडिश पार्ट होता है। तो ये अलग अलग जोन्स हैं फ्लेम्स के। इसके बारे में हम देखेंगे डायग्राम में। तो केरोसिन ऑयल और मोल्टेन वैक्स एक एग्जाम्पल है किसका, फ्लेम्स का। केरोसिन ऑयल और मोल्टेन वैक्स इसके एग्जाम्पल्स हो गए, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स। अब चारकोल क्या है, वो वेपराइज नहीं होता। चारकोल डज नॉट वेपराइज, सो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लेम। चारकोल जो है ये वेपराइज नहीं होता, इसलिए इसका कोई भी फ्लेम जो है प्रोड्यूस नहीं होता। नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर। ये एक सेंटेंस है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके पहले हम समझते हैं कि जोन्स क्या हैं, डिफरेंट जोन्स क्या हैं, पार्ट क्या हैं, हम एक फ्लेम के डायग्राम से समझते हैं। ये हमने एक कैंडल लिया और कैंडल हमने ये एक वैक्स कैंडल हमेशा वैक्स से ही बनती है। आप जितनी भी कैंडल ज़्यादातर देखेंगे तो वो वैक्स से बनती है, मोम से बनती हैं। तो हमने 3 पार्ट में इसे देखा। एक आउटर जोन ये जो ब्लू कलर का है, एक मिडिल जोन जो ये येलो, आप यहाँ पर इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर येलो कलर शो हो रहा, और ये इनर मोस्ट जोन ये क्या है, ब्लैक कलर का ये दिखाई देता है। आउटर जोन ब्लू कलर का, इसे हमने ब्लू कलर से बनाया भी है। मिडिल जोन ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं मिडिल पोर्शन, ये येलोइश कलर का, और ये ब्लैक कलर का जो है ये इनर मोस्ट जोन है, सबसे अंदर का पार्ट है। ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। जो आउटर मोस्ट जोन है ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है, इसे हम हॉटेस्ट पार्ट बोलेंगे। सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा इसमें गर्मी होती है। फिर ये मिडिल पार्ट जो है वो मॉडरेटली हॉट होता है। मिडिल पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा और ना बहुत ज़्यादा गर्म, बीच में रहता है इसका टेम्परेचर। और इसके बाद लास्ट का जो हमारा थर्ड पार्ट है ये लीस्ट हॉट है, सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पर होता है। तो हमने 3 पार्ट में इसको देखा कि आउटर मोस्ट पार्ट हॉटेस्ट है, मिडिल वाला मॉडरेटली हॉट, एंड लास्ट वन जो लीस्ट हॉट है वो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है। तो हमने यहाँ पर इसे देखा भी और इसे हम बॉक्स में बना भी लेते हैं कि ब्लू कलर का जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे आउटर मोस्ट जोन। मिडिल पोर्शन जो है हम उसे बोलेंगे येलोइश पार्ट है और इसे हम बोलेंगे मिडिल जोन विथ पार्शियल कंबसन। मतलब कि यहाँ पर कंबसन हो रहा लेकिन उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं हो रहा, पार्शियली हो रहा, इसलिए हम इसे मिडिल जोन बोलेंगे। और इनर मोस्ट जोन ये जो ब्लैक कलर का आप जनरली आप कैंडल में देखेंगे, जो उसकी विक होती है, जो वहाँ पर जो थ्रेड होता है एक तरह से जो जलता है, जो बर्न होता है, वहाँ पर एक ब्लैक कलर का येलोइश सब्सटेंस डिपॉजिट होता है और इस पार्ट को हम बोलेंगे इनर मोस्ट जोन। और यहाँ पर अनबर्न्ड जो वैक्स है वो अभी बर्न हो रही है, अभी धीरे धीरे वो ब्लैक कलर में चेंज हो रही है, इसलिए हम इसे बोलेंगे इनर मोस्ट जोन। तो ये हमने इनर मोस्ट जोन इसको बॉक्स में हम इसे बना रहे हैं। तो हमने 3 तरह से समझा, हॉटेस्ट पार्ट, मॉडरेटली हॉट और लीस्ट हॉट। और हम अगर कलर के थ्रू जाएं तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा
हॉटेस्ट है, फिर येलोइश कलर मिडिल में, और ब्लैक कलर जो है लीस्ट हॉट है, सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पर है। तो ये हमने डिफरेंट जोन्स देख लिए। जो ब्लू कलर है इसे हम नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे। नॉन ल्यूमिनस पार्ट मतलब, ल्यूमिनस का मतलब है जो शाइन करे, जो जिसमें थोड़ा चमक रहे, जो अपने आप खुद से शाइन करे, उसे हम बोलेंगे ल्यूमिनस। और मिडिल जो इनर मोस्ट पार्ट है ये सबसे कम, ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट है ब्लू कलर का, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा चमक नहीं होती, शाइन नहीं होता। और ये मिडिल और इनर मोस्ट पार्ट ये जनरली ल्यूमिनस होते हैं, इनमें थोड़ी सी चमक होती है। आप जब भी देखेंगे आग जलाएंगे तो उसमें जो फ्लेम्स रहेंगी तो आपको येलोइश पार्ट ज़्यादातर दिखेगा, ना कि आपको ब्लू कलर पार्ट दिखेगा। अगर बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा देखेंगे तो बारीकी से आप देखेंगे, तब आपको ब्लू कलर दिखेगा। तो ये नॉन ल्यूमिनस पार्ट है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर। नॉन ल्यूमिनस जोन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। गोल्ड स्मिथ्स ब्लो आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, जो सोने चांदी में डील करते हैं, जो काम करते हैं सोने चांदी का, वो क्या करते हैं, एक पाइप अपने पास रखे रहते हैं, मेटल की पाइप, वो मेटल की बनी रहती है, और उससे वो फूंक मारते हैं गोल्ड और सिल्वर में आग लगाने के लिए। ऐसा वो क्यों करते हैं और किस पार्ट को यूज करते हैं? जो फ्लेम्स होती हैं उसके किस पार्ट को यूज करते हैं? वो आउटर मोस्ट पार्ट को, जो जनरली ब्लू कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कम्बसन होता है। हमने लिखा भी है आउटर मोस्ट जोन कंप्लीट कम्बसन, और मिडिल जोन जो है पार्शियल कम्बसन, और इनर मोस्ट जोन जो है वो अनबर्न्ड है। वहाँ पर थोड़ा सा कार्बन जो है बर्न नहीं हो पाता और जमा हो जाता है, वैक्स जो है वहाँ पर पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता। तो गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, आउटर मोस्ट पार्ट को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ताकि वो अपने गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट कर सकें और उससे अलग अलग शेप बना सकें, डिज़ाइंस बना सकें। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम अच्छे से देख लिया। इसके बाद हम और भी टॉपिक्स देखते हैं आगे के। सो बच्चों, अब देखते हैं हम फ्यूल क्या है, फ्यूल के बारे में समझते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, मतलब एक अच्छे फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, फ्यूल को समझते हैं कि फ्यूल क्या है। व्हाट इज़ अ फ्यूल? इसको हम एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, हेडिंग अपनी, कि फ्यूल क्या है। तो आप जब भी आप कोयला जलाते हैं, आप जैसे वुड जलाते हैं, लकड़ी या चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, जिस तरह का भी आप ये चीज़ें जलाते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं सिंपली कि ये फ्यूल है। ये आप किस लिए जलाते हैं? ये इसलिए आप जलाते हैं ताकि इनसे हीट मिल सके, एनर्जी के फॉर्म में हीट हमें मिल सके, ताकि हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए यूज कर सके। जैसे मान लीजिए आपको पेट्रोल यूज करना है, आपको गाड़ी चलानी है, तो आप गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप पेट्रोल का यूज करेंगे तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी से आपकी बाइक जो है वो अच्छे से चलने लगेगी। तो इससे क्या हमें समझ में आया? इससे हम ये समझे कि फ्यूल का यूज़ हम करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम फ्यूल का यूज़ करते हैं, और ये फ्यूल हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्यूल का हम बेसिक डेफिनेशन समझ लिए। इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, वुड यानी लकड़ी को आप जलाते हैं, उससे भी हीट एनर्जी मिलती है। चारकोल, पेट्रोल या फिर केरोसिन, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फीचर्स। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि आप बताइए अच्छा फ्यूल क्या होता है, तो उसके बारे में आप उसकी विशेषताएं बताएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो यही चीज़ हम जानेंगे कि एक अच्छे फ्यूल की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके क्या गुण होते हैं। तो ये रेडली अवेलेबल। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको मान लीजिए पेट्रोल की ज़रूरत है। अब पेट्रोल आसानी से मिल नहीं रहा, या तो बहुत महंगा है, कुछ ऐसी अगर प्रॉब्लम्स आए तो वो आप बोलेंगे कि ये तो अच्छा फ्यूल नहीं है। अच्छे फ्यूल की क्या विशेषताएं होती हैं? वो रेडली अवेलेबल का मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाए, बहुत ही आसानी से, बिना किसी ज़्यादा हमें तामझाम के, बिना किसी मेहनत के हमें आसानी से मिल जाए, हमें बहुत ज़्यादा उसे सर्च नहीं करना पड़े, हमारे आसपास वो
प्रेजेंट रहे, हम आसानी से कुछ टाइम में हम उसे अपने पास ला सकें। फिर वो चीप का मतलब है सस्ता, उसकी कॉस्ट बहुत नॉमिनल होनी चाहिए, जो गरीब से गरीब आदमी भी उसे अफोर्ड कर सके, वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। साथ में इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, एयर के साथ वो मॉडरेट रेट में, मॉडरेट का मतलब हुआ ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एक मीडियम लेवल में, एक आराम से एक जलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसे जलाए और वो तुरंत एकदम से एक झटके में जला और वो जलकर बस ख़त्म हो गया। हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे जलता रहे, एकदम विस्फोट की तरह, एक एक्सप्लोसिव की तरह, बॉम्ब की तरह नहीं कि बस जलाया और बस 1 सेकंड में वो उसका काम हो गया। हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जो बहुत लंबे टाइम तक चले और एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट रेट से हमें वो अपनी एनर्जी प्रोवाइड करे, हमें वो हमारे काम में आए। तो हमने रेडली अवेलेबल देख लिया कि रेडली अवेलेबल होना चाहिए हर जगह आसानी से। फिर चीप होना चाहिए, चीप यानी सस्ता होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। उसके बाद हम देख लिए इट बर्न्स ईजिली एट अ मॉडरेट रेट इन एयर, हवा के साथ ये आसानी से और नॉर्मल बिल्कुल एक ईजिली हमें बर्न करना चाहिए, बर्न होना चाहिए ये, और बहुत ही कांस्टेंट एक तरह से बर्न होना चाहिए। इसके बाद प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये जो हीट प्रोवाइड करे, हीट प्रोड्यूस करे, ये लार्ज अमाउंट की होनी चाहिए। जितना ज़्यादा ये हीट प्रोवाइड करेगा उतना ही ज़्यादा ये एफिशिएंट माना जाएगा। इसके बारे में हम देखेंगे फ्यूल एफिशिएंसी के टॉपिक में, जो कि हमारे अगला टॉपिक है, जो हमारा अगला टॉपिक है। इसके बाद नॉट लीव बिहाइंड एनी रेसिड्यू या एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। मान लीजिए आप कोई भी फ्यूल जलाते हैं लेकिन वो अच्छी तरह से बर्न नहीं होता, वो अच्छी तरह से जलता नहीं, तो उससे होगा क्या, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ेगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें होने लगेंगी। तो अगर अच्छा फ्यूल माना जाए कोई चीज़ तो उसका फीचर क्या होगा कि वो पूरी तरह से एफिशिएंट तरह से बर्न हो, वो अपने साथ कुछ भी इम्प्योरिटी या अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ना लेकर चले, या वो जब बर्न हो तो वो अच्छी तरह से ज़्यादा वो बर्न हो जाए। ये हम 5 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए एक अच्छे फ्यूल की। लेकिन आपको पता है, ये सब पढ़ने के बाद भी आपको पता चलेगा और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि शायद ऐसा कोई फ्यूल है ही नहीं। तो सर आप क्यों बता रहे हैं भैया, आप क्यों बता रहे हैं ऐसा फ्यूल, जब आप बता रहे हैं कि ये फ्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये विशेषताएं होती हैं, ये इसके लक्षण हैं, लेकिन ऐसा तो कोई है ही नहीं। बस आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको जानकारी होनी चाहिए, मिले या ना मिले वो तो बाद की बात है। तो शायद यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रोबेबली देयर इज़ नो आइडियल फ्यूल, कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं होता, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज करना पड़ता है। मान लीजिए कहीं पे किसी फ्यूल की ज़रूरत है तो हम वहाँ पर उसे यूज करेंगे, कहीं पर हमें मान लीजिए कि लकड़ी की ज़रूरत है एक फ्यूल के रूप में तो हम लकड़ी का यूज करेंगे, कहीं पर हमें केरोसिन का यूज करना है तो केरोसिन का यूज करेंगे, और कहीं पर हमें अपनी बाइक में यूज करना है तो हम पेट्रोल का यूज करेंगे। हर फ्यूल की हर अलग अलग क्वांटिटी और हर अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यूज करना चाहिए। तो हमने फ्यूल के बारे में देख लिया, और वही चीज़ हमें लास्ट में लिखी हुई है कि फ्यूल डिफ़र इन कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर दैन अदर्स। इसका मतलब हुआ कि कुछ फ्यूल्स की जो कॉस्ट है वो किसी और फ्यूल्स के कंपैरिजन में, किसी के कंपैरिजन में कुछ की सस्ती होती है, कुछ की महंगी होती है। जैसे आप समझ सकते हैं लकड़ी की कॉस्ट जो है सस्ती होती है प्रोबेबली, और जो फ्यूल्स की, फॉसिल फ्यूल्स की जो कॉस्ट है, जनरली जो पेट्रोल डीजल है, इनकी कॉस्ट थोड़ा महंगी होती है। आपको लकड़ी आसानी से फ्री में भी, आप जंगल में जाएंगे या अपने आसपास जाएंगे तो मिल जाएगी, लेकिन पेट्रोल आपको जाना पड़ेगा, पेट्रोल पंप्स में, ऐसी जगह में जाना पड़ेगा और उसे पैसे देकर आपको ख़रीदने पड़ेंगे। आपको यूं ही पेट्रोल यहाँ वहाँ बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। तो यही सेंटेंस बोल रहा कि फ्यूल की कीमत अलग अलग हो सकती है, कुछ फ्यूल्स सस्ते हो सकते हैं, कुछ फ्यूल्स जो हैं महंगे हो सकते हैं। तो हमने अभी तक फ्यूल्स के बारे में पढ़ लिया और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम फ्यूल एफिशिएंसी पढ़ते हैं, बहुत ईजिली और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत आसानी के साथ हम इसे देखते हैं। सो बच्चों, अब फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में देखते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी का क्या मतलब है। तो फ्यूल एफिशिएंसी से आप ऐसा समझिए कि जितना ज़्यादा आप फ्यूल बर्न करेंगे और वो जितना अच्छी तरह से वो बर्न होगा, उसे हम बोलेंगे फ्यूल एफिशिएंसी। यानी जितना ज़्यादा वो हीट रिलीज करे, जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, उतना अच्छा हम उसे
फ्यूल बोलेंगे। यदि अच्छी तरह से बर्न नहीं होगा, हीट अगर नहीं देगा, तो हम उसे बोलेंगे कि ये अच्छा फ्यूल नहीं है, ये एफिशिएंट फ्यूल नहीं है। क्योंकि हम फ्यूल को जलाते ही इसलिए हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो और हीट एनर्जी हमें मिले, ताकि हम अपने डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस को सॉल्व कर सकें। तो हम देखते हैं फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। तो यहाँ पर एक टर्म हमें समझना पड़ेगा, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जानना ज़रूरी है, तभी हम फ्यूल एफिशिएंसी समझ पाएंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू को हम समझते हैं इसको, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यानी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल। 1 kg फ्यूल को आप जलाएंगे, उससे जितनी हीट मिलेगी उसी को हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। यानी मान लीजिए आपने 1 किलो पेट्रोल जलाया, तो उससे जितनी एनर्जी मिलेगी हम उसे बोलेंगे कि वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। वैल्यू का मतलब होता है साइंस की टर्म में कि उसका कोई क्या हो, इंटीग्रल वैल्यू हो, मतलब उसका कोई नंबर हो, उसका कोई एक न्यूमेरिकल वर्जन हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे पेट्रोल का हम क्या कैलोरीफिक वैल्यू मिल रही है, हमें 45,000 किलो जूल पर किलो। 1 किलो हमने जलाया तो हमें कितने किलो जूल्स एनर्जी मिली, हमें 45,000 किलो जूल्स एनर्जी मिली। इसी तरह हम काऊ डंग केक, गाय के गोबर से जो हमें उपले मिलते हैं, जो कंडे मिलते हैं, जो सुखा कर बनाए जाते हैं, उससे हमें सबसे कम एनर्जी मिलती है 6 से 8,000, 6,000 to 8,000 किलो जूल्स पर किलो हमें कैलोरीफिक वैल्यू, हमें इसकी एनर्जी मिलती है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हमें 6,000 से 8,000 के बीच में मिल रही है। उसी तरह वुड का कैलोरीफिक वैल्यू 17 से 22,000 के बीच में है, कोल का 25 से 33,000 के बीच में है, पेट्रोल 45,000, केरोसिन 45, डीजल 45, मीथेन 50। फिर जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा हमें कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू आपकी बुक के हिसाब से बताई गई है कि 1,50,000 यानी 1.5 लाख किलो जूल्स। हमें अगर 1 किलो हाइड्रोजन जलाएंगे तो हमें 1.5 लाख किलो जूल्स हमें मिलेंगे, 1,50,000। तो कैलोरीफिक वैल्यू को हम एक एनर्जी से हम शो करते हैं। साइंस में आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, किसी वैल्यू को शो करेंगे, तो उसके साथ एक एब्रिविएशन, उसके साथ एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, उसका कोई आप एक यूनिट देना पड़ेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो हम इसे क्या यूनिट से बुलाएंगे, किलो जूल पर केजी, केजे पर केजी। केजे से हो गया किलो जूल और केजी यानी पर केजी। 1 किलो के हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, 1 किलोग्राम के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम इसलिए हम इसे लिखेंगे किलो जूल पर केजी। तो हमने फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में पढ़ लिया कि जैसे आप अगर 1 किलो फ्यूल जलाएंगे, 1 केजी फ्यूल को बर्न करेंगे, उससे जितनी एनर्जी मिलेगी उसे हम बोलेंगे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो फ्यूल एफिशिएंट माना जाएगा। इसलिए आप ऐसे फ्यूल का यूज कीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हो, क्योंकि जनरली वो पॉल्यूशन भी कम फैलाएंगे, जो ज़्यादा पॉल्यूशन उनसे नहीं फैलेगा। तो हमने यहाँ तक कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में समझ लिया। बच्चों, अब हम देखते हैं पॉल्यूशन। यानी हमने फ्यूल देख लिया, फ्यूल की एफिशिएंसी देख लिया, लेकिन हमने ये नहीं अभी तक देखा कि इन फ्यूल्स को बर्न करने में, इन कंबसन के जो रिएक्शन हैं, कंबसन रिएक्शंस में क्या हमारे इन्वायरमेंट को लॉस होता है, क्या पॉल्यूशन होता है, किस तरह से पॉल्यूशन होता है। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो फ्यूल्स जलाते हैं, जो हम ईंधन बर्न करते हैं, जलाते हैं, वो क्या करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही जहरीले और नुकसानदेह प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो पॉल्यूशन के से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो पॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारा अभी लास्ट टॉपिक था, उसके बारे में हम देख लेते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही नुकसानदायक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रभाव डालते हैं। जैसे कार्बन फ्यूल्स, जैसे कार्बन बेस्ड फ्यूल्स जिनमें कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे वुड,
लकड़ी, कोयला या फिर पेट्रोलियम, जब ये बर्न करते हैं इन्हें हम, तो ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स हैं। कभी भी आप लकड़ी को जलाएंगे या कोयले को जलाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, उसमें कुछ बहुत ही हल्के, एकदम बहुत ही हल्के एक तरह से आप उन पार्टिकल्स को देखेंगे जो हवा में कंटिन्यूसली वो जा रहे हैं। और उससे क्या प्रॉब्लम होगी, जिन्हें भी अस्थमा की दिक्कत है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक अस्थमा, जिन्हें भी प्रॉब्लम है सांस लेने में, रेस्पिरेशन से रिलेटेड दिक्कत है, तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लकड़ी या फिर आप सबसे बढ़िया है पेपर को आप जलाइए। पेपर में कार्बन होता है, पेपर को आप जलाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से नहीं जलता, 100% नहीं जलता। वो कुछ ना कुछ बहुत ही हल्के और काले तरह के, वो एक तरह से आप समझ सकते हैं, उसे आप जलाएंगे तो काले काले से आपको कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे। और वो जब पूरे रूम में या पूरे आसपास के पूरे इन्वायरमेंट में जब वो फैल जाएंगे तो उनसे होगा क्या कि वो हमारी सांस के थ्रू, जब हम ब्रीथ करेंगे, जब हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर जाएंगे और हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस। ये जो फाइन पार्टिकल्स का मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं और ये ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और इसके बाद है इनकम्प्लीट कंबसन होगा, मतलब पूरी तरह से यदि फ्यूल नहीं बर्न होगा तो क्या होगा, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर G लिखा है, मतलब कि ये गैस के लिए हम इसका सिंबल यूज कर रहे हैं। तो इंक्रीज CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उसका लेवल बढ़ने लगेगा, उसका क्वांटिटी बढ़ने लगेगा उसकी, और वेरी पॉइजनस, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस है और बहुत ही नुकसानदायक है। अगर आप बंद कमरे में, आप जो कमरा पूरी तरह से बंद हो और उसमें आप लकड़ी या कोयला जलाएंगे तो उस लकड़ी या कोयले के जलने से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी और उससे लोगों की जान भी चली जाती है। अक्सर आपने ऐसी न्यूज़ देखी होगी कि किसी ने खाट के नीचे, खटिए के नीचे या बिस्तर के नीचे अंगीठी जलाई, आग सेकने के लिए ठंड में कुछ उसका इंतज़ाम किया, उसकी नींद में ही मौत हो चुकी होती है, उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो ये किस वजह से होती है, ये इस वजह से होती है क्योंकि जो अनबर्न्ड कार्बन है, जो जिससे प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये बहुत पॉइजनस गैस है, सांस लेने में दिक्कत करती है। और यदि नींद में इंसान है और थोड़ी देर के लिए ये लगातार ये सांस लेने लगे तो उसकी निश्चित रूप से मौत होनी तय है। इसीलिए जब भी आप ठंड में कुछ भी जलाएं, ख़ास तौर पर लकड़ी या आप कुछ ऐसी चीज़ें जलाएं जो अनबर्न्ड रह जाएं, कोयला जलाएं, तो उसे आप निश्चित तौर पर ये आप ज़रूर करिए एक काम कि आप अपनी विंडो को, आप अपनी गेट को थोड़ा सा ओपन ज़रूर करिए, जिससे कि वहाँ पर एयर का सर्कुलेशन बना रहे। तो यही नेक्स्ट पॉइंट था कि इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। बंद कमरे में कोयला जलाना बहुत ही नुकसानदायक और हानिकारक है, डेंजरस है, ख़तरनाक है। तो हमने ये 3 पॉइंट्स देख लिए, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, और ये किल्स ड्यूरिंग स्लीप, और इस स्लीप में हम जब सोते हैं तो हमें इससे मृत्यु भी हमारी इसकी वजह से हो सकती है, किल्स ड्यूरिंग स्लीप। अब जब भी अनबर्न्ड फॉसिल फ्यूल्स जलेंगे, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाएंगे और वो पूरी तरह से बर्न नहीं होंगे तो उनसे होगा क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रोड्यूस होगी तो उससे होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा सा हर समय बढ़ ही रहा है। और उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमें साफ़ पानी, पीने लायक पानी जो हमें प्रोवाइड करते हैं, वो धीरे धीरे पिघलने लगेंगे। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ठंड का मौसम धीरे धीरे छोटा होता जा रहा और गर्मी जो है वो हर साल धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आप कितना भी AC लगा लीजिए, कितने भी आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन गर्मी जो है अब बर्दाश्त के बाहर होने लगी है। तो जब आप फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा बर्न करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हमने ये पॉइंट भी बच्चों डिस्कस कर लिया।
इसके बाद एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? जब भी आप बारिश की पहली बरसात में आपको बताया जाता है कि बच्चों इस बरसात में आप जो पहली बारिश है उसमें ना नहाएं। क्यों? एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन आप ऐसा समझिए कि जब पहली बरसात होती है, बारिश के मौसम में जब फर्स्ट टाइम आसमान से पानी की बूंदें गिरती हैं तो अपने साथ बहुत तरह की डेंजरस इम्प्यूरिटीज़ को लेके आती हैं। बहुत तरह की आप गैसेस अपने साथ डिज़ोल्व करके लाती हैं और उन गैसेस की वजह से क्या होता है, वो हमारी बॉडी में पड़ती हैं और उनसे हमें तकलीफ़ हो सकती है। और एसिड रेन की वजह से ताजमहल जो आगरा में है उसका कलर भी फीका पड़ने लगा है। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिज़ोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, इन दोनों गैस के जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो हवा में पानी की बूंदों के साथ वो घुल कर और क्या करते हैं, वो एसिड बन जाते हैं। एसिड बन के वो क्या करते हैं, जब बारिश के साथ वो गिरते हैं तो हम इसे बोलेंगे एसिड रेन। ऐसी बारिश को हम बोलेंगे एसिड रेन। इसे हिंदी में अम्लीय वर्षा भी बोलते हैं। अगर आपको अम्लीय वर्षा के बारे में पता अब तक समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो एसिड रेन हम समझ लिए। वेरी हार्मफुल फॉर बिल्डिंग्स, क्रॉप्स एंड सॉइल। ये बहुत हार्मफुल होती है क्योंकि अपने साथ ये एसिड के रूप में इन ऑक्साइड्स को लाती है, नाइट्रोजन के और सल्फ़र के ऑक्साइड्स को लाती है और ये मिट्टी की पीएच को चेंज कर देती है। मिट्टी की जो पीएच एक न्यूट्रल लेवल पे होनी चाहिए वो उसको डिसबैलेंस कर देती है। तो ये बहुत हार्मफुल है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ये एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और कोरोसिव है। तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, नुकसान पहुंचाती है बिल्डिंग्स को और डैमेज करती है और बहुत ही सफोकेटिंग है, यानी घुटन होती है। आप बहुत ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड के संपर्क में रहेंगे तो आपको घुटन होने लगेगी, सफोकेशन होने लगेगी। और पेट्रोल इंजन्स, जो हमारी पेट्रोल इंजन्स हैं जो कार में, बाइक में लगे रहते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के गैसियस ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से ये एसिड रेन का कारण बनते हैं। तो हमने एसिड रेन समझ लिया, हमने पॉल्यूशन के बारे में समझ लिया कि फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से पॉल्यूशन होता है। हम हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लिए। लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस देता हूं और आपकी बुक में भी ये एडवाइस लिखी हुई है कि आप सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको क्या यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक सब वर्ड लिखूँगा, यूज़ CNG। सबसे लास्ट में आपको आपकी बुक में लिखा हुआ है यूज़ CNG, यानी आप CNG का यूज़ कीजिए क्योंकि इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। बाकी जो फ्यूल्स हैं उनके कंपैरिजन में CNG एक काफ़ी हद तक क्लीनर फ्यूल है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी तरह से ये बर्न करता है, एफिशिएंट तरीके से ये वर्क करता है और ये बहुत अच्छी तरह से ये अपने साथ जो है हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं लाता। इसलिए हमें CNG का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। हमने बहुत मेहनत से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, बहुत ही तरीके से हमने डिटेल्ड में, कोई भी पॉइंट हमने अभी तक छोड़ा नहीं है। हम आपको डे 1 से बोल रहे हैं कि ये कंटेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये टॉप क्वालिटी का है और बहुत ही यूजफुल है। हम यहाँ पर कोई फालतू की बात नहीं करते, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको पढ़ना है और लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।